टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम सॉर्वेनर। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वह है कल से शुरू होने जा रहा है सुपरस्टार्स का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी और वेलिंगटन के बीच में। तो वुमेन मैच का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि सेम ही ग्राउंड पे मैच होने जा रहा है, हेगली ओवल क्राइस्टचर्च। तो ये भी वुमेन मैच की तरह है पिछले सीज़न के फाइनल का रिकैप। यहाँ पे भी कैंटरबरी और वेलिंगटन ही आमने सामने रही थी, लेकिन यहाँ पे वुमेन मैच की तरह नहीं हुआ था यहाँ पे, क्योंकि वेलिंगटन ने पिछले सीज़न में ये फाइनल जीता था और वो चैंपियन रहे थे। हालांकि इस मैच में ना दोनों ही टीमों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा स्टार स्टडेड कुछ प्लेयर्स हैं जो अवेलेबल नहीं होंगे। अगर हम वेलिंगटन की तरफ से बात करें, कुछ नाम मैं अगर आपको बताऊं तो आपको डेवॉन कॉनवे नहीं देखने को मिलेंगे, इंजरी के चलते वो इंटरनेशनल ड्यूटीज़ में भी नहीं रह पा रहे हैं। जिमी नेशम नहीं है, कैंटरबरी की तरफ से डैरल मिचेल नहीं है, हेनरी निकोल्स नहीं है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इन दोनों टीमों का पार्ट अगर रहते तो इस मैच का एक्साइटमेंट कुछ अलग होता। लेकिन अभी हमारे लिए अच्छी बात यह है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स के ऊपर ही ये पहले कुछ मैचेस पूरा जो है सुपर मैच का होगा। ठीक है, इनमें से भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो शायद लोगों ने उस तरह से नोटिस नहीं करी होगी, तो जाहिर सी बात है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नामों की तरफ जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे कुछ डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स, बड़े नाम प्लेयर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं इस मैच में, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स ऑफ कोर्स होंगे। तो कुछ प्लेयर्स आपको ऐसे मिलने वाले हैं जिनके शायद रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस और कुछ फॉर्म की बेसिस पे भी हो, किसी चीज़ की बेसिस पे हो, हम उनका सिलेक्शन करेंगे। तो वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो बड़े प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, उनके जगह पर हम किनको चॉइस कर सकते हैं, वो सब कुछ हम आगे बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। तो जैसे मैंने बताया, हेगली और क्राइस्टचर्च मैच होने जा रहा है, विजेता का कोई इशू नहीं है। पिछले सीजन में वेलिंगटन ने ग्रुप में भी खत्म किया था पहले स्थान पर, और वो एट द एंड ऑफ द सीजन चैंपियन भी थे। कैंटरबरी ने खत्म किया था तीसरे स्थान पर। इस फिक्सचर में अगर हम देखेंगे तो ये फिक्सचर काफ़ी बराबरी का रहा है, 3-2 की बराबर, 3-2 के आगे चल रहे हैं वेलिंगटन की टीम। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जो पिछले सीजन में अच्छा करके आए हैं, और डेवॉन कॉनवे आप देख सकते हैं किस लेवल पे चल रहे थे। फिन एलन भी पिछले सीजन में उनका ब्रेकआउट हुआ था, उसके पहले तक लोग उनको ज़्यादा नोटिस नहीं कर रहे थे, लेकिन पिछले सीजन में सुपर स्मैश ने जो तबाही उन्होंने मचाई, उसके बाद से धीरे धीरे करके जो T20 फ्रेंचाइज वगैरह हैं इनको कंसिडर करने लगे हैं, और अभी तो T20 सर्किट में काफ़ी बड़े प्लेयर, नाम प्लेयर मान चुके हैं फिन एलन। कैंटरबरी की तरफ से डैरल मिचेल आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह के प्लेयर वो हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरह से कंट्रीब्यूट करने की क्षमता रखते हैं। बाकी तो सिर्फ डैरल मिचेल इस कैंटरबरी की टीम से नहीं है, बाकी जो प्लेयर्स हैं इनकी टीम में लेकिन अवेलेबल हैं। बॉलिंग पे अगर हम देखें तो कैंटरबरी की तरफ से जो बेस्ट परफॉर्मर्स रहे हैं वो सारे ही अवेलेबल हैं डैरल मिचेल को छोड़ के, और यहाँ से जिमी नेशम को छोड़ के मोस्ट प्लेयर्स जो हैं आपको वेलिंगटन की तरफ से भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि वेलिंगटन की तरफ से जो बॉलिंग का लिस्ट है वो लंबा है, कैंटरबरी की तरफ से जो बेस्ट परफॉर्मर है वो दोनों टीम मिलाकर बेस्ट परफॉर्मर है, लेकिन बाकी उनके अलावा अगर हम बॉलिंग लिस्ट की बात करें तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉर्टेज जो है देखने को मिल जाता है। आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें हमारे सामने हुई हैं हिस्टोरिकली तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिला है। पिछले सीजन के फाइनल के पहले तक ना कोई समझ लीजिए ज़्यादा नॉकआउट मैचेस हुए नहीं हैं दोनों टीमों के बीच में, तो ज़्यादा मैचेस में हमें यहाँ पे रन जो है देखने को नहीं मिले हैं दोनों टीमों के बीच में। ठीक है, 150 155 एक पार स्कोर रहा है, लेकिन पिछले सीजन के फाइनल में वो स्कोर बहुत हद तक क्रॉस हुआ था, और उसके भीतर ही, मतलब उस 150 से 155 के रेंज के भीतर ही हमने मोस्ट मैचेस यहाँ पर होते हुए देखे, और उसके भीतर टीम जीतती भी थी। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। ठीक है, 132 यहाँ पर बनाया था वेलिंगटन ने, ये मैच हुआ था क्राइस्टचर्च में। तो पहला मैच जो हमें इस ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है, 2 साल पुराना मैच है ये, 2-2.5 साल पुराना। मैककॉन्ची, विल विलियम्स, ठीक है, बाकी वेलिंगटन की बैटिंग से कुछ बताने के लिए नहीं है। कैंटरबरी ने इजीली चेस कर लिया, लीड करा था चैट बॉबिस ने। बाकी बॉलरों में से वैन बीक खाली अवेलेबल हैं, और ये परफॉर्मर्स थे जो पहला मैच हमें देखने को मिल रहा है क्राइस्टचर्च का। ठीक है, और बहुत ही डोमिनेटिंगली कैंटरबरी ने यहाँ पर जीत हासिल करा था। ये आखिरी 5 से भी बाहर का मैच है, छठा मैच है ये। अभी आएंगे हम आखिरी 5 मैचों में। देखो कैंटरबरी की बैटिंग यहाँ पर अच्छी नहीं रही, बैटिंग फर्स्ट उन्होंने करा। मैककॉन्ची लेकिन आपको मिल जाते हैं, बाकी बॉलरों में से ओली न्यूटन, हैमिश बेनेट, वैन बीक, ये 3 अवेलेबल हैं। वैन बीक और मैककॉन्ची रिपीट हो रहे हैं। वेलिंगटन ने यहाँ पर इजी चेस करा, जिसको लीड करा था ब्रेसवेल का परफॉर्मेंस मैककॉन्ची, लेकिन यहाँ पर बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऊपर भी आपने देखा था मैककॉन्ची 3 विकेट से, बैटिंग से कुछ उनको मौका शायद नहीं मिला होगा। यहाँ पर भी उन्होंने 21 रन और 3 विकेट निकाले थे, बाकी टीम उनकी यहाँ पर जीत नहीं पाई थी, और नट्टल का, ब्रेसवेल का परफॉर्मेंस आया था। इसी सीजन का दूसरा मैच जो था, जो हुआ था वेलिंगटन के घर पे, कैंटरबरी का बैटिंग यहाँ पर भी उतना अच्छा नहीं रहा। लीड करा किसने? हैमिश बेनेट ने, नाम यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, बाकी बॉयल अवेलेबल नहीं है।
वेलिंगटन ने यहाँ पर चेस तो कर लिया, लेकिन उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डेवन कॉनवे, बाकी बॉलरों में से विल विलियम्स जिन्होंने यहाँ पर 5 विकेट निकाले थे, शिपली, मैककॉन्ची, ये तीनों ही अवेलेबल है। विल विलियम्स का नाम दूसरी बार आया है, मैककॉन्ची का नाम हर फिक्सचर में ही कुछ ना कुछ तो वो करे जा रहे हैं, और बाकी शिपली यहाँ पर 2 विकेट निकालने में सक्षम रहे थे। अगला मैच और दूसरा मैच जो हमें इस ग्राउंड पर देखने को मिला था, पहले मैच पर हमने क्या देखा था, पहले मैच में हमने दूसरा नहीं तीसरा मैच, पहले मैच पर हमने देखा था वेलिंगटन का बैटिंग कोलैप्स हुआ था बैटिंग फर्स्ट करते हुए, और कैंटरबरी ने जीत हासिल करा था। दूसरे मैच पर हमने देखा कैंटरबरी का बैटिंग फर्स्ट में बैटिंग कोलैप्स हुआ, वेलिंगटन ने जीत हासिल करा चेस करते हुए। कॉमन परफॉर्मेंस हमने मैककॉन्ची को देखा था बॉलिंग से, और कोई उस तरह से हमने कॉमन खास कुछ नोटिस नहीं करा है। अच्छा, अगर हम तीसरे मैच पर आ जाए तो इस बार भी हमने वही चीज़ देखा कि बैटिंग फर्स्ट करा टीम ने, उतना अच्छा बैटिंग हुआ नहीं। ये पिछले सीजन का मैच था, वैसे पिछले सीजन का पहला मैच था और आखिरी मैच था जो इस ग्राउंड पे हुआ था। परफॉर्मेंस में ब्रिस्टल मिल जाते हैं आपको, एलन ने कुछ स्टार्ट लिया था, भैन भी, बाकी बॉलरों में से मैककॉन्ची फिर से इनका नाम आ रहा है। वैसे मतलब 3 मैच इस ग्राउंड पे खेली है कैंटरबरी की टीम अगेंस्ट वेलिंगटन अपने घर पे ऑफकोर्स। तीनों ही मैच में मैककॉन्ची यहाँ पर 25 विकेट निकाल रहे हैं। पहले 2 मैच में 3-3 करके, यहाँ पर 2 विकेट, बाकी हेनरी, विलियम्स, मिचेल इनके परफॉर्मेंस थे। कैंटरबरी ने इस बार चेस कर लिया और लगातार तीनों ही मैच पर सेम चीज़ हमें दिख रही है कि चेसिंग टीम जीत रही है। फिर से मैककॉन्ची का परफॉर्मेंस, बाकी मिचेल के परफॉर्मेंसेस थे। बॉलरों में से बेनेट जो पुराने प्लेयरों में से हैं, उनके पुराने मैचेस में भी नाम थे, यहाँ पर भी नाम है, वैन बीक का भी नाम रिपीट हो रहा है। तो देखिए, क्राइस्टचर्च के मैचेस को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, आगे भी मैं मैचेस दिखाऊंगा। तो क्राइस्टचर्च के मैचेस में सिमिलरिटी आपको दिख रही है ना, तीनों ही मैच पे जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है उनका उतना अच्छा बैटिंग नहीं रहा है, ज़्यादा स्कोर्स इंडिविजुअली हमने बनते हुए नहीं देखे हैं, चेसिंग टीम जीत रही है। ठीक है, कोल मैककॉन्ची स्टैंडर्ड परफॉर्मर है तीनों ही मैच में, इवन जो मैच वो हारे भी हैं उनकी टीम वहाँ पे भी। ठीक है, और बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा विकेट्स गिर रहे हैं, बैटिंग सेकंड में कम विकेट्स गिर रहे हैं, लेकिन अभी भी रनों का रेंज जो है 155 से ऊपर अभी तक हमने किसी भी मैच में जो है जाते हुए नहीं देखा। इवन पहले 2 मैच में तो 130 के आसपास भी स्कोर्स बन रहे थे। पिछले सीजन का आखिरी ग्रुप स्टेज का मैच था ये। इस बार कैंटरबरी और वेलिंगटन का मैच हुआ 153, देखिए उसी रेंज का स्कोर बन रहा है। ये वेलिंगटन में मैच हुआ था, बॉवेस मैकलोड ने बढ़िया स्टार्ट दिया था, उसके बावजूद भी टीम फिनिश नहीं कर पाई। बेन सीयर्स आपको दिख जाते हैं बेनेट के साथ, ब्रिस्टल की बॉलिंग काम पे आती है वेलिंगटन में हमेशा ही, ये आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर काम पे आई भी थी। वेलिंगटन ने चेस कर लिया, लीड करा था कॉनवे, ब्लंटल, जॉनस्टन ने, इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है। हालांकि बॉलरों में से हेनरी और नट्टल आपको दिख जाते हैं एक एक करके विकेट निकालते हुए। और लास्ट मैच जो हुआ था, जो भी वेलिंगटन में ही हुआ था, आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्कोर बना दिया था कैंटरबरी ने। लीड करा था किसने, फिर से मैककॉन्ची। ठीक है, बाकी बॉवेस, नीचे से सिपली का परफॉर्मेंस थे। बॉलरों में से वैन बीक, जो नाम आपने कई बार देखा हुआ है, ब्रिस्टल के 2 विकेट से। शायद अगर आप हिस्ट्री की मानेंगे तो ये मैच जीतना चाहिए था इजीली वेलिंगटन कैंटरबरी को, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। डेवन कॉनवे ने अकेले ही मतलब छीन लिया मैच को, वो भी 2 गेंद रहे थे, 178। बाकी नट्टल, विलियम्स, मैककॉन्ची, बार बार मैककॉन्ची का नाम इस पिक्चर में आया है, आप नोटिस कर सकते हैं। विलियम्स इन्होंने यहाँ पर परफॉर्म करा था। ठीक है, मैं वेलिंगटन के मैचेस की बात ज़्यादा नहीं कर रहा, अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्राइस्टचर्च के मैचेस जो हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे, वहाँ पे क्लियर कुछ चीज़ें हमें मिली हैं। मैं रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन मैंने आपको बताया है पहले ही, और अगर आप और भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मैच थोड़ा फंसता है। ठीक है, फ्री फ्लो मैचेस नहीं हो रहे हैं, कोई बैट्समैन आके 80-90 रन नहीं बनाए। ये जो 93 बनाया था ना कॉनवे ने, ये आखिरी 6 मैचेस में किसी बैट्समैन के द्वारा इंडिविजुअल जो हाईएस्ट स्कोर है। इसके अलावा 30-40 के भीतर ही जो है स्कोर्स बन रहे हैं मोस्टली, अगर हम हाईएस्ट स्कोर की बात करें। कॉनवे ने आखिरी 2 मैचेस में ही बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करा है, और कॉनवे अलग लेवल पे खेलते हैं डोमेस्टिक सर्किट में, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ब्लंडल ने यहाँ पर परफॉर्म करा था, आप देखेंगे कि 153 यहाँ पर स्कोर बना, 44-36, उसके बाद 155 बना, वही देखिए 30-40 के बीच में स्कोर्स बन रहे हैं। हाईएस्ट स्कोर की अगर हम बात करें तो जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है वो कॉनवे का ही है, हर बार भी ये कुछ अलग करे जा रहे हैं। और उसके पहले तक तो और भी कम स्कोर्स बन रहे थे जो हमने नोटिस करा। यहाँ पर बॉवेस ने हालांकि एक बार 70 का स्कोर बनाया हुआ था। ठीक है, तो 2-3 बार कॉनवे के 50 आए हैं और एक आध बार ब्लंडल, कभी बॉवेस ऐसे आए हैं, नहीं तो 30-40 के भीतर ये मामला रह रहा है। और हाई स्कोर्स हमें देखने को नहीं मिला है अनटिल पिछले सीजन का फाइनल जो था। अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो हमें कौन कौन से नाम देखने को मिल रहे हैं। माइकल ब्रिस्टल, कॉनवे का नाम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उनका नाम है, लेकिन वो खेलेंगे नहीं तो पता ही कोई फायदा नहीं है। कैंटरबरी की तरफ से चैट बॉवेस का नाम आया है, डिसेंट परफॉर्मेंस है। ठीक है, कंसिस्टेंट
तो आप इनको कभी भी नहीं मान सकते हैं, लेकिन फिर भी 31 का औसत ये होल्ड कर रहे हैं। हेनरी निकोल्स अवेलेबल नहीं है। बॉलर में से हैमिश बेनेट और कोल मैककॉन्ची, कितनी बार इनका नाम आया है आपने नोटिस करा होगा। हैमिश बेनेट का भी अच्छा है, हैमिश बेनेट कंसिस्टेंटली विकेट लिए जा रहे हैं, पुराने प्लेयर्स में से ये अवेलेबल है। और कोल मैककॉन्ची इस तरफ से, हालांकि कोल मैककॉन्ची का बैटिंग से उतना खास नहीं है जितना आप शायद उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन इनका बैटिंग से भी रहा है। तो ये रही हेड टू हेड की बातें। अभी हम आ जाएंगे ग्राउंड के बारे में बातें करने के लिए और देखेंगे कि कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखते हैं और क्या क्या हो रहा है इस ग्राउंड पे। अगर मैं पहले इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करूं तो कैम फ्लेचर का नाम आ जाता है। कैम फ्लेचर मैं हमेशा कहता हूं कि इस ग्राउंड पे कुछ ना कुछ आपको इफेक्टिवनेस ये दिखा के ही जाते हैं। हालांकि काफ़ी नीचे बैटिंग आते थे पिछले सीजन तक, तो उतना ज़्यादा इनको मौका नहीं मिलता था, लेकिन जितना ही मिलता था वो काम कुछ ना कुछ करे जाते थे, नॉट आउट रहते थे, इसीलिए औसत इनका 30 का है। ऑफकोर्स 30 रन पर इनिंग से बनाते नहीं थे वो। इसके अलावा चैट बॉयज़ यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं, उसी रेंज में एवरेज है 33-31 ऊपर आपने देखा था। और यहाँ पर भी बॉलिंग पे कोल मैककॉन्ची का नाम है, कंसिस्टेंटली विकेट वो लिए जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं, किस तरह के स्कोर्स बन रहे हैं, टॉस का क्या इफेक्ट हो सकता है, पेसर स्पिनर किस तरह से वेरिएशन हम कर सकते हैं। तो सेकेंड लास्ट सीजन का मैच है ये, ओटागो बनाम कैंटरबरी। क्या हुआ 163, ठीक है। अच्छा, ऊपर हमने हेड टू हेड में क्या देखा था याद है ना, कि बैटिंग फर्स्ट टीमों के विकेट ज़्यादा गिर रहे हैं, रन्स कम बन रहे हैं और चेजिंग कंपैरेटिवली इजी हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी चेजिंग इजी हुआ, ठीक है। हालांकि रन्स ऊपर हेड टू हेड से तो थोड़ा ज़्यादा ही बना था, यहाँ पर विकेट्स भी ज़्यादा नहीं गिरे थे। मैककॉन्ची, इसके अलावा नट्टल करंट स्क्वाड में है, बॉवेस ने बहुत बड़ा टोटल खराब किया था, बाकी पेसर्स का अपर हैंड। अगला मैच ये हुआ था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बनाम कैंटरबरी। 186 जो काफ़ी बड़ा स्कोर होता है वो यहाँ पर बनाया था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने। हेनरी नट्टल के यहाँ पर विकेट्स रहे हैं। ये पिछले सीजन का पहला मैच था, कैंटरबरी इसको चेज नहीं कर पाई, ठीक है। मिचेल ने परफॉर्म यहाँ पर भी करा था बैटिंग से भी, बाकी मैककॉन्ची कार्टर के परफॉर्मेंसेस से पेसर्स का अपर हैंड था। लेकिन यही एक पहला मैच हम देख रहे हैं इस ग्राउंड पर हेड टू हेड को अगर हम इंक्लूड करें तो, जहाँ पे चेज नहीं हुआ है। 186 वो इतना बड़ा स्कोर अभी तक हमने बनते हुए नहीं देखा था। 160 यहाँ पर हाईएस्ट हमने देखा था, 167 जो कि चेज भी हो गया था, ठीक है। अगला मैच जो हुआ था कैंटरबरी बनाम ऑकलैंड, 154 यहाँ पर बनाया था। कार्टर आपको कुछ स्कोर बनाते हुए दिख रहे हैं, बाकी पेसर्स का अपर हैंड। और ऑकलैंड यहाँ पर चेज नहीं कर पाई थी। मिचेल, हेनरी, नट्टल का कई बार नाम आया है, एक एक करके विकेट वो लिए जा रहे हैं। अगला मैच नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट बनाम कैंटरबरी। बॉलिंग से विलियम्स, हेनरी, मैककॉन्ची, बैटिंग से भी मैककॉन्ची, मिचेल तो है ही, इनके कंट्रीब्यूशन हमेशा ही रहते हैं, लेकिन बाकी मैककॉन्ची आप नोटिस कर सकते हैं कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं, और कभी कभार तो बहुत ही ज़्यादा कुछ करे जा रहे हैं। और यहाँ पर फिर से चेसिंग टीम जीती है। 2 मैचेस हमने देखे जहाँ पर डिफेंडिंग टीम जीती है। यहाँ पर भी क्लोज मैच हो सकता था, लेकिन ऑकलैंड की टीम उतनी अच्छी थी नहीं, तो इसीलिए चेज़ हुआ नहीं। और यहाँ पर 186 जब बनाया था टीम ने तो वो चेज़ नहीं हुआ, बाकी चेज़ हो रहे हैं और रेंज उसी में रह रहा है 150-160 के भीतर। और ये था सेकेंड लास्ट मैच। 154 जो हमने देखा था ऊपर हेड टू हेड का मैच था, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट मैच जो हुआ 162 बनाया था ओटागो ने, ठीक है। विलियम्स, हेनरी के परफॉर्मेंसेस हैं। हेनरी कंसिस्टेंट है, विकेट लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने अभी तक कुछ करा नहीं है इस फॉर्मेट में, इस ग्राउंड पे स्पेशली अगर मैं बताऊं तो। बैटिंग से बॉवेस, मैकलोड और मैककॉन्ची हैं, बाकी स्पिनर्स के साथ साथ स्पेशल कुछ विकेट खास कुछ वेरिएशन यहाँ पर नहीं है। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर चेजिंग टीम जीत जाती है, अनलेस आपकी बैटिंग निहायत ही बहुत ख़राब नहीं हो, या फिर सामने वाली टीम 170 के ऊपर या 180 के ऊपर कोई स्कोर नहीं बना रही हो, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट में थोड़ा मुश्किल हो रहा है बैटिंग करना, विकेट्स भी ज़्यादा गिर रहे हैं, रन भी थोड़ा कम बन रहा है, और बैटिंग सेकंड में ईजियर हो रहा है चेस करना, और विकेट्स भी कम ही गिर रहे हैं। पेसर्स का ही अपर हैंड होता है एज एक्सपेक्टेड, लेकिन मैककॉन्ची एक एक्सेप्शन है आप कह सकते हैं, जो यहाँ पर काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। बैटिंग से भी काफ़ी कंट्रीब्यूशंस हैं और बॉलिंग से तो कंसिस्टेंटली यहाँ पर विकेट लिए जाते हैं एक एक करके ही। बाकी हेड टू हेड में भी हमने इनका ही नाम देखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल प्लेयर्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं, जिनमें से डैरेन मिचेल हैं, डेवॉन कॉनवे हैं। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि इनके जगह पर हम किन किन प्लेयर्स को ले सकते हैं, ठीक है। जो नाम हमने देखे हैं वो तो हमारे टीम में होंगे ही, लेकिन इनके अलावा कौन प्लेयर्स होंगे जिनको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। प्लेइंग यूनिट की बात करें तो वेलिंगटन के टीम में बहुत सारे नए प्लेयर्स खेलने वाले हैं। इनका जो पूरा बैटिंग यूनिट ही है ना, 90% बैटिंग यूनिट चेंज होने वाला है, ठीक है। फिन एलन और माइकल ब्रेसवेल, ठीक है। याद रखना यहाँ तक ही, ये माइकल ब्रेसवेल तक ही इनके पास रिकॉग्नाइज्ड बैटिंग जो होती है वो है। इसके बाद जो प्लेयर्स हैं
सारे ही बैटिंग कर सकते हैं, जैसे कि नेथन स्मिथ, लोगन वैन वी, गिब्सन बैट्समैन है लेकिन उनको काफ़ी नीचे भेजा जाता है। ये सारे ही बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर बैट्समैन अगर आप कहेंगे तो वो नहीं है। माइकल ब्रेसवेल तक इनके पास प्रॉपर बैट्समैन है, उसके बाद नहीं। मतलब ऑलरेडी इनके टीम में बैटिंग में जो डेप्थ प्रोवाइड करते थे टॉम ब्लंडल, जेमी निशम, सचिन रविंद्र, वो अभी इनके पास अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, इसके पहले मैं और भी कुछ बताऊं आपको। वेलिंगटन के मैचेस इस सीज़न में, मतलब अभी तक तो चले, न्यूजीलैंड डोमेस्टिक सर्किट में सिर्फ एक ही टूर्नामेंट हो रहा है जो सुपर स्मैश से पहले हुआ था, वो था प्लंकेट शील्ड। ड्रीम 11 ने प्लंकेट शील्ड का कोई मैच लिस्ट नहीं करा था, तो हमें वेलिंगटन की टीम के बारे में एक आइडिया काफ़ी कम है। तो मैं आपको बता दूं, पिछले सीज़न में ना आपने ऊपर भी देखा होगा कि उनकी जो पूरी बैटिंग थी पूरी तरीके से डिपेंड करती थी उनके दो ओपनर्स जो थे, फिन एलन और डेवन कॉनवे के ऊपर। उसके बाद अगर इन केस वो फेल हो जाते थे तो नीचे से टॉम ब्लंडेल, जीबी निशम, माइकल ब्रेसवेल ये संभालते थे, सचिन रविंद्र ये संभालते थे। अभी मैंने जितने प्लेयर्स का नाम बताया उनमें से सिर्फ माइकल ब्रेसवेल अवेलेबल है। अभी सिर्फ माइकल ब्रेसवेल जब अवेलेबल होते हैं, बाकी प्लेयर्स जब अवेलेबल नहीं होते हैं, तब इनकी टीम की बैटिंग की हालत क्या होती है ये समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा पिछले सीज़न में जो इनका हालत हुआ था प्लंकेट शील्ड और फोर्ड ट्रॉफी में। बैटिंग बहुत ही ख़राब चल रहा था उनका, ठीक है। मतलब हर मैच पे ही रूटीन करके वो ऑल आउट होते थे और लो स्कोर ही इनकाउंटर होता था। बाकी उनके बॉलर्स कुछ करें तो करें, कुछ एक आध बैट्समैन बीच बीच में झलक दिखाते थे, लेकिन कंसिस्टेंटली उनकी बैटिंग खराब रहती थी। और इस सीज़न में भी यही चीज़ हुआ है। यहाँ पर तो फिर भी फिन एलन अवेलेबल थे, वो प्लंकेट शील्ड में हर मैच खेले भी थे, लेकिन फिर भी वो उनका भी कुछ खास अता पता नहीं था। हालांकि पता नहीं कि वाइट बॉल क्रिकेट में वो कुछ अलग कर भी सकते हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में तो कोई अता पता नहीं था। और हर मैच पे रूटीन करके वेलिंगटन ऑल आउट भी हुई थी। अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो एक भी मैच पे उन्होंने 300 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं करा था। प्लंकेट शील्ड की बात हो रही है, ठीक है। जो नए प्लेयर्स हैं उनको मौके मिले हैं, एक आध बैट्समैन ने एक आध मैच में कुछ परफॉर्म करा होगा, लेकिन कंसिस्टेंटली कोई भी नहीं चले हैं। और अभी भी आप ये चीज़ उम्मीद रख सकते हैं, अनलेस कि जो फिन एलन है ये टॉप ऑर्डर में कुछ झलक दिखा दे, या फिर जो नए प्लेयर्स हैं ये वाइट बॉल क्रिकेट में कुछ अलग कर दें, तो कुछ हो सकता है। नहीं तो इनके बैटिंग में ऑलरेडी डेप्थ कम हो चुकी है, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि जो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है उनका जगह कौन ले पाते हैं। तो बात करते हैं प्लेयर्स के बारे में। फिन एलन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, माइकल ब्रेसवेल भी शायद आपकी टीम में हो जाएंगे। अच्छा, माइकल ब्रेसवेल, बहुत लोग सोच सकते हैं कि इनकी बॉलिंग आती है। बॉलिंग ये जनरली ज़्यादा कराते नहीं है। इनकी बॉलिंग आपको नोटिस करने मिल जाएगा कि वेलिंगटन के ग्राउंड पे बहुत काम पे आती है, और कभी कभार तो अनएक्सपेक्टेडली बंचेस में विकेट भी वो लेके जाते हैं। बाकी बॉलिंग से बहुत उम्मीद आप ना ही रखें तो बेहतर। बाकी बैटिंग से रिकॉर्ड इनके ठीक ठाक है, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। अभी कुछ प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। टिम रॉबिन्सन, कौन है टिम रॉबिन्सन? 19 साल का एक लड़का है ये। कॉलेज क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट यहीं पे खेलते हैं, लेकिन क्या ही धमाकेदार इनिंग्स इन्होंने खेल कर रखा हुआ है वेलिंगटन के जो डोमेस्टिक सर्किट होता है वहाँ पे, T20 सर्किट्स में, ठीक है। 50-60 के ऊपर औसत, 180 के ऊपर स्ट्राइक रेट, और 200 मार के रखे हैं उन्होंने जो 4-5 मैचेस खेले हैं उनमें। और मतलब ऐसे वैसे हंड्रेड्स नहीं है उनके, 48 बॉल में 140-50 के आसपास रन ऐसे हैं। अभी मैं मानता हूँ कि वो कॉलेज क्रिकेट है, स्कूल क्रिकेट है, लेकिन इतना तो पता चल ही रहा है कि ये बंदा हिट कर सकता है बॉल, ठीक है। और क्या पता अगर एक आध ओवर अही से कनेक्ट हो जाए तो ये कुछ अलग लेवल पे नहीं चला जाए। बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट है। अगर मैं मीडिया की ही बातें करूँ जो कह रहे हैं इनके बारे में, तो बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट है। एक ट्राई आप बिल्कुल इनको कर सकते हैं फिन एलन के साथ। एक मुझे लगता है काफ़ी एक्साइटिंग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 0 पे भी आउट हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ट्राई आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। ल्यूक जॉर्जेसन, अगर आप हमारे साथ डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे हो, आपको पता होगा ल्यूक जॉर्जेसन कौन है। ल्यूक जॉर्जेसन आयरलैंड जो डोमेस्टिक सर्किट हुआ था वहाँ पे भी रेगुलरली खेले थे, और अभी इनके पास काफ़ी मैच्योरिटी आ चुकी है। जनरली वेलिंगटन के सेकंड टीम के होकर रेगुलरली वो खेलते हैं। अभी इनको सीनियर लेवल में मौका मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। प्रॉपर ऑलराउंडर है, जनरली बैटिंग हैंड ज़्यादा अच्छा है इनका, और इसीलिए टॉप ऑर्डर में भी कभी कभार खेला जा सकता है इनको। बॉलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। मुझे लगता है इनको प्रॉपर्ली बॉलिंग मिल भी सकती है, ना मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन कम से कम कुछ ओवर अगर ज़रूरत पड़े तो इनको बॉलिंग मिल सकती है। उसके बाद आता है नेथन स्मिथ। नेथन स्मिथ ओटागो के होकर खेलते थे पिछले सीजन में,
और गलती से भी ये बॉलर में लिस्टेड है, लेकिन गलती से भी इनको बॉलर मत समझ लेना, जेन्युइन ऑलराउंडर है और बैटिंग है इनका बहुत ही बढ़िया है। जो वेलिंगटन का प्लंकेट शील्ड का चैंपियन रहा है अभी तक, जो गिने चुने परफॉर्मर्स रहे हैं जिन्होंने परफॉर्म करा है कुछ हद तक, उनमें से नेथन स्मिथ एक है। हाई पॉसिबिलिटी है कि इनको पूरा ओवर का बॉलिंग मिल जाएगा, ओपनिंग बुन में भी आ सकते हैं, और यहाँ पर उनको बैटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिल सकता है। बहुत ही यूनिक एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब प्लेयर है ये। मुझे पर्सनली ये काफ़ी पसंद है, और अभी इनके पास जो पूरा पोटेंशियल है उसको सही से इस्तेमाल भी कर सकती है टीम। ओटागो तो इनको T20 में ज़्यादा खिलाती नहीं थी, लेकिन वनडे में जब भी इनको मौका मिलता था इन्होंने हमेशा परफॉर्म करके रखा हुआ है। ल्यूक जॉर्जेसन ट्राइड एंड ट्रस्टेड नहीं है, लेकिन नेथन स्मिथ इस फॉर्मेट में ट्राइड एंड ट्रस्टेड है और एक्सपीरियंस भी इनके पास काफ़ी है। बाकी नीचे आएंगे तो ग्रीनवुड में मोस्ट प्रोबेबली कीपिंग करेंगे ये। उसके बाद लोगन वैन बीक, गिब्सन, ये बैट्समैन है लेकिन इनको बहुत नीचे बैटिंग भेजा जाता है। यंग हस्बैंड जो टीम के मेन स्पिनर होने वाले हैं, ज़रूरत पड़ने पर ब्रेसवेल बॉलिंग करा सकते हैं। उसके बाद हैमिश बेनेट और बेन सीयर्स ने पिछले सीजन में कुछ मैचेस खेला था और अच्छी बॉलिंग कराई थी इन्होंने, कुछ मैचेस में निकाल के रखा था इन्होंने। तो हमारे टीम में जो प्लेयर्स जरूर से होंगे, फिन एलन, नेथन स्मिथ, लोगन वैन बीक, हैमिश बेनेट, ये 4 प्लेयर्स मेरी टीम में जरूर से देंगे। मैंने माइकल ब्रेसवेल का नाम नहीं बताया, एक ऑब्जर्वेशन है मेरा कि माइकल ब्रेसवेल का बेस्ट परफॉर्मेंस वेलिंगटन में आता है। बाकी सेफ बैट्समैन होंगे, ऑलरेडी सीनियर प्लेयर ज़्यादा है नहीं, अब इनको ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप माइकल ब्रेसवेल का चांस कहीं पे लेना चाहते हो तो आपके पास रॉबिन्सन का ऑप्शन खुल सकता है और जॉर्जसन यहाँ से, ठीक है। तो ये 6 प्लेयर्स होंगे, 6 या 7 प्लेयर्स, जिनमें से हम 4 या 5 मैक्सिमम लेंगे। बस यही कुछ है यहाँ पर, और कुछ बताने के लिए नहीं है। बात करते हैं कैंटरबरी की टीम के बारे में। कॉम्पेरेटिवली बेटर हालत में मुझे कैंटरबरी की टीम दिख रही है। हालांकि इनके टीम में भी काफ़ी सीनियर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, अगर आप नोटिस करेंगे तो टॉड एसेल नहीं है, सबसे बड़ी बात तो डैरल मिशेल नहीं है, जिनके ऊपर पूरा कैंपेन डिपेंड करा था इनका T20 का। हेनरी निकोल्स नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी टीम में सीनियरिटी की अगर हम बात करें तो ज़्यादा है, एक्सपीरियंस की बात करें तो ज़्यादा है, ठीक है। बॉवेस और मैकलॉड ओपनिंग करेंगे। उसके बाद मैककॉन्ची, लियो कार्टर काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते थे, लेकिन अभी क्योंकि कोई अवेलेबल नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली नंबर 4 का स्लॉट इनको ही मिलने वाला है। कैम फ्लेशर का भी वही सीन है, बैटिंग में प्रमोशन मिल सकता है। उसके बाद 2 नए प्लेयर्स हैं, मैट है और विल ओरोका। इन दोनों में से कोई एक मेरे ख्याल से खेलेंगे। मैट है स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं मैककॉन्जी के साथ। हेनरी शिपली का भी ऑप्शन है, हेनरी शिपली काफ़ी दिनों से खेल रहे हैं, बैटिंग हैंड काफ़ी अच्छा है, तो विल ओरोका और हेनरी शिपली में से मेरे ख्याल से कोई एक खेलेंगे। और मैट है को टीम स्पिन ऑलराउंडर की तरह यूज़ कर सकती है, बॉलिंग शायद ही मिले लेकिन बैटिंग के लिए टीम इनको यूज़ कर सकती है। उसके बाद एड नट्टन है, मैट हेनरी, विल विलियम्स, ब्लैक कोबर्न। इनमें से सबके ही खाते में विकेट्स रहे हैं, लेकिन डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस अगर बॉलिंग से देखा जाए तो मैककॉन्ची का रहा है। बाकी एक आध करके विकेट्स हैं, आप परसेंटेज देख के भी जा सकते हो। यहाँ पर मैं खास को सिलेक्शन नहीं कर सकता, किसी का भी उतना खास कुछ नहीं है। ब्लैक कोबर्न आप एक ट्राई कर सकते हो, ये डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी अच्छा करके आए हैं। और एक चीज़ समझ लेना अभी के लिए कि ऑन पेपर वेलिंगटन की बैटिंग काफ़ी ख़राब है, ठीक है। अगर वो सारे मेजर प्लेयर्स जो हैं अवेलेबल होते, जो उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तब अलग बात होता, लेकिन अभी क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है तो ऑन पेपर इनकी बैटिंग ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो रिगार्डलेस ऑफ इनिंग्स कैंटरबरी बॉलिंग, मिनिमम 3 बॉलिंग ऑप्शन इनकी टीम से ज़रूर होने चाहिए, एक मैककॉन्ची को छोड़ के, ठीक है। अगर आप उनसे ज़्यादा भी ले पाओ तो भी कोई बुरी बात नहीं होगी, लेकिन मिनिमम 3 बॉलिंग ऑप्शन आपकी टीम में ज़रूर से होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वेलिंगटन आपको ऑल आउट होते हुए दिख जाए अगर वो सेकेंडरी से बैटिंग करे तब भी। बाकी जो बैट्समैन आपको मैंने बताया आप उनको तो लेके चलोगे ही, अगर वेलिंगटन बैटिंग से कुछ अच्छा कर भी देती है तब भी उसके लिए कवर हो जाएगा, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि वेलिंगटन का बैटिंग आपको कोलैप्स होते हुए दिख सकता है। तो हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, चैट बॉवेस, मैककॉन्ची, कैम फ्लेशर मेरे ख्याल से डिफॉल्ट पिक होने चाहिए कीपिंग सेक्शन से। उसके बाद मैट हेनरी तो होंगे ही, और नट्टल, विलियम्स में से आप किसी एक को ले सकते हो। ब्लैक कोबर्न काफ़ी एक्साइटिंग पिक बन सकते हैं आपके लिए, पिछले सीजन में कुछ मैच में उन्होंने विकेट निकाला हुआ था। और बाकी ऑप्शंस में हेनरी शिपली वगैरह हैं, ये थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है जो मेजर बॉलर्स इनके लिए होने वाले हैं वो होंगे ये 4 और मैककॉन्ची 5। बाकी जो कुछ हद तक कुछ ओवर्स अगर बचें तो हेनरी शिपली या फिर यहाँ पर हैं, ये कुछ हद तक कर सकते हैं। कैप्टन वैसेरन चॉइस की बात करें तो वेलिंगटन की तरफ से एलन मेरे ख्याल से परसेंटेज कैप्टन वैसेरन में आएंगे। उसके बाद ब्रेसवेल, वैन बीक, बेनेट, ये 4 ऑप्शन सबके टीम में होंगे और ये 4 हमारे टीम में भी शायद हो जाएंगे। शायद ब्रेसवेल के ऊपर मैं थोड़ा चांस लूँ अगर लगे तो, नहीं तो लेके चले की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिस्क में लेना है तो टीम रॉबिन्सन बहुत ही एक्साइटिंग पिक है, ये वर्ड ही मैं यूज़ करूँगा, इससे ज़्यादा मैं आपको हाइप नहीं करूँगा, एक्साइटिंग, ठीक है। बाकी देखना पड़ेगा कितना क्या वो कर पाते हैं इतने एक्सपीरियंस्ड एक बॉलिंग रनर के सामने। जॉर्जसन आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, जॉर्जसन, नेथन स्मिथ दोनों ही ऑलराउंडर की तरह यूज होंगे। और मेरा जो कैलकुलेशन है
इनके टीम में लोगन वैन बीक, यंग हस्बैंड, बेनेट सीयर्स और नेथन स्मिथ, ये टॉप 5 बॉलर्स होने वाले हैं। छठा बॉलर अगर टीम को लगे कि स्पिनर की ज़रूरत है तो ब्रेसवेल, नहीं तो जॉर्जसन, ठीक है। और कैंटरबरी की तरफ से बॉवेज और मैककॉन्ची, ये दोनों कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हो। बॉवेज हमेशा ही हेग डेवल में एक डिपेंडेबल प्लेयर होते हैं, बाकी हिट और मिस ये हमेशा हैं, तो बहुत ज़्यादा भरोसे वाले तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल ट्राई कर सकते हो आप। हेड टू हेड और ग्राउंड दोनों में ही रिकॉर्ड्स इनके डिसेंट है। मैकलॉड उसके बाद अच्छे फॉर्म पर ये भी नहीं गुजरे हैं पिछले सीजन में जिस तरह के पोटेंशियल उन्होंने दिखाया था। अभी तक तो फ्लंक स्टील में खास कुछ उन्होंने करा नहीं है, देखना पड़ेगा कि कल के मैच में क्या करते हैं। मैट हेनरी उसके बाद बिल्कुल एक वीकर बैटिंग लाइनअप के सामने उनकी बॉलिंग आने वाली है, तो बिल्कुल लीड करने का एबिलिटी इनके पास है। हालांकि बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स इनके नहीं है, लेकिन जो रिकॉर्ड जिस टीम की अगेंस्ट उन्होंने बना के रखा था वो टीम तो अभी रही नहीं सामने वाली टीम की अगर बात करी जाए तो। बाकी फ्लेचर कीपर सेक्शन में अगर बैटिंग फर्स्ट हो रही है, आपको कोई हिटिंग ऑप्शन दिख रहा है तो बिल्कुल हिटिंग का जगह दिख रहा है, आप फ्लेचर को ट्राई कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं इनको उतना ज़रूरत पड़ेगा वैसे, और नट्टल है में से कोई एक। पापा हम यहाँ शिफ्ट कर। शिफ्ट इतनी दूर? यहाँ मोंटीज पिज्जा डिलीवर होता है, अगर वो हमारे पास नहीं आ सकता हम तो जा सकते हैं ना। फेवरेट रेस्टोरेंट घर से दूर, अब स्विगी पर ऑर्डर करो दूर वाले रेस्टोरेंट से भी। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस मैच की फाइनल्स वन लीग की फुल टीम जो है वो आपको वही भी मिलने वाली है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सर्च करोगे अपने टेलीग्राम के सर्च बार पे @teams4win विदाउट स्पेस लिख के, तो 68-69,000 के आसपास सब्सक्राइबर चैनल आपको दिख जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री में आपको टीम्स मिलती रहती है, ना सिर्फ क्रिकेट की बल्कि फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे गेम्स की भी, तो ज्वाइन जो है ज़रूर हो जाना। सब कुछ फ्री में है, सब कुछ आपके लिए है, तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। कीपर सेक्शन में आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई खेलेंगे नहीं, तो फ्लेचर डिफॉल्ट पिक हो जाते हैं। बैट्समैन मैंने परसेंटेज ही सिलेक्ट करे हैं, बॉवेज, एलन, ब्रेसवेल। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो या फिर रिप्लेस कर सकते हो ब्रेसवेल को मैकलॉड के साथ। ऑलराउंडर सेक्शन में जॉर्जसन, वैन बीक, मैककॉन्ची, ये 3 मेरी टीम में ज़रूर से होंगे। नेथन स्मिथ, विल विलियम्स या नट्टल में से आप किसी एक को ले सकते हैं, और मैट हेनरी। एक स्लॉट मैंने बचा के रखा हुआ है, और वो किसके लिए बचा के रखा है? टिम जॉनसन, जो मैंने आपको बताया है, रॉबिन्सन, टीम रॉबिन्सन, ये ऑलराउंडर सेक्शन में क्यों है मेरे को नहीं पता, ठीक है। लेकिन बैटिंग ऑप्शन है, एक्साइटिंग ऑप्शन है, अगर आप चाहें ट्राई कर सकते हैं। और बॉलिंग सेक्शन में विलियम्स और नट्टल में से मैं एक को ही लूँगा, और अगर आपको बॉलर एक्स्ट्रा लेना है तो आप ब्लेक कोबर्न के साथ जा सकते हैं, काफ़ी एक्साइटिंग ऑप्शन बन सकते हैं ये। बाकी आप चाहें तो सारे पॉसिबल बॉलिंग ऑप्शंस को भी लेके जा सकते हैं, तब आप यहाँ से समझिए जॉर्जसन को भी ड्रॉप कर सकते हैं, और ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये पूरी तरीके से हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वेलिंगटन को, और जैसा कि उम्मीद है भी, तो उसी हिसाब से ये टीम है। ये टीम कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ अलग करना है, क्योंकि ये जो प्लेयर्स मैंने आपको बताए हैं, टिम रॉबिन्सन, ड्यूक जॉर्जसन, ये यंग प्लेयर्स हैं, ये फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे और अच्छा फॉर्म भी ये दिखा रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है डोमेस्टिक सर्किट में। इसीलिए स्पेशली जॉर्जसन के बारे में मैं ज़्यादा कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बॉलिंग भी कर सकते हैं और काफ़ी दिनों से इस लेवल पर खेल रहे हैं। रॉबिन्सन तो फिर भी चलिए इस लेवल पर ज़्यादा खेले नहीं हैं, ठीक है। तो यही बात है, एक बॉलर की जगह पर आप कम से कम जॉर्जसन को अगर ले पाते हो तो मुझे लगता है अच्छा हो सकता है। कैप्टन वैसे चॉइस की बात करें तो मुझे लगता है नो ब्रेनर कैप्टन चॉइस है यहाँ पर मैककॉन्ची, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और कोई बेस्ट ऑप्शन आपके पास है भी नहीं। वाइट कैप्टनसी के लिए आप यहाँ पर बॉवेज के साथ जा सकते हो, या फिर यहाँ पर किसी बॉलर के साथ। बेसिकली मैट हेनरी ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बनेंगे, क्योंकि यही बेस्ट बॉलर है स्टैटिस्टिकली, तो ये कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हो। फिन एलन ऑफकोर्स एक डिसेंट ऑप्शन है, लेकिन सामने वाली टीम की बॉलिंग देखकर मुझे उतना भरोसा नहीं आ रहा है। इवन पिछले सीजन में भी कुछ खास उन्होंने करा नहीं था, हेड टू हेड में रन्स कुछ बनाए थे, इसीलिए टीम में तो है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए शायद हम इनको कंसिडर नहीं करें, ठीक है। तो मैककॉन्ची कैप्टन, बॉवेज वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता है, या फिर मैककॉन्ची के साथ आप किसी बॉलर को वाइस कैप्टन बना सकते हो, जो भी डिसेंट ऑप्शन है। तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना।